पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बोर का एटॉमिक मॉडल क्या होता है। बोर का एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने निकाला था रेडियस किसी ऑर्बिट का, जो nth ऑर्बिट का रेडियस होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है 52.9 पिकोमीटर इंटू n स्क्वायर बाय जेड। और ये सब फार्मूला थे जिसको एक बार फिर से लिखा जा सकता है। तो चलिए लिख देते हैं फिर से। आर एन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो तुम्हारा हो गया, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा तुम्हें, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट दैट्स इक्वल्स टू 52.9 पिकोमीटर इंटू n स्क्वायर बाय जेड हो गया तुम्हारा। ये जो तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा तुमको एनर्जी का वैल्यू, एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का याद किया होगा कितना होता है -2.18 इंटू 10⁻18 जूल इंटू जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये एनर्जी हो गया। वेलोसिटी का भी तुम अगर याद करना चाहते हो 2.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू जेड बाय n। तो ये तुम्हारा ये सब था। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है, जहां तक कि एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का वैल्यू जस्ट माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जस्ट इसके डबल होता है। तो खैर ये सब तुम्हारा रिजल्ट था जिसको तुम याद कर लिया होगा। जैसे इस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन से आध क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि छोटा सा कैलकुलेट दी, जैसे एक क्वेश्चन जैसे बैठाते हैं, देखो कैलकुलेट दी एनर्जी एंड रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस। तो इसका कैलकुलेट करना है। देखो जैसे कैलकुलेट है करना तुमको सॉल्यूशन, तो इसका क्या हो जाएगा तुम्हें, इसका कैलकुलेट करना है तुम्हें। तो इसका कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका nth ऑर्बिट का निकालना, इसका सेकेंड ऑर्बिट का। तो इसका रेडियस का जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे हम लोग। रेडियस इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर इंटू n स्क्वायर बाय जेड है तुम्हारा। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए फॉर सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल्स टू 2 और फॉर He प्लस z इक्वल्स टू 2। तो रेडियस क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू 52.9 pm इंटू 2 स्क्वायर बाय 2। तो दैट इज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 105.8 पिकोमीटर ये रेडियस होगा तुम्हारा। उसका जहां तक एनर्जी की बात है, एनर्जी का फॉर्मूला था एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 जूल इंटू क्या था तुम्हें जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो जेड का भी मान 2 है, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा जो तुम्हारा क्वेश्चन है -2.18 इंटू 10⁻18 जूल इंटू 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। दैट्स इक्वल टू कितना हो गया -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। ये आंसर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये एनर्जी हो गया। तुम्हें इसका वैल्यू निकाल सकते हो। अब जैसे इसी में कहेगा, अगर इसी क्वेश्चन में दे दें कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट का अगर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना तो क्या करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अगर कोई निकालने कहे तो एक चक्कर लगाने में, एक राउंड करने में जितना समय लगेगा, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई r बाय क्या होगा स्पीड। तो रेडियस तुम्हें पता है, जब 2 पाई r तो बाई v, तो r का एक्सप्रेशन पता है, v का भी यहाँ तुम्हारे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तुम किस टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। और फ्रीक्वेंसी कहेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r बाई v हो गया किसी का। और तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाई 2 पाई r हो जाएगा।
तो इस तरह से क्या कर सकते हो, टाइम पीरियड वगैरह भी निकाल सकते हो किसी का। तो इस तरह से क्वेश्चन आए तुम्हें तो इसको भी निकाला जा सकता है तुम्हें। तो ये सब तुम अपना क्वेश्चन को क्या करोगे, फॉर्मूला बैठाओगे, जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा अकॉर्डिंगली तुम क्वेश्चन फॉर्मूला पर बैठा सकते हो। टाइम पीरियड कितना देर लगेगा, मतलब एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया। तो ये क्या करना है, रेडियस और रेडियस का तुम रेडियस जान ही सकते हो, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है, तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो आराम से। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 टाइम पीरियड, 1 सेकेंड में जितना बार चक्कर लगाएगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वो 1 टाइम पीरियड हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को तुम बना सकते हो इस सब पर बैठा करके। तो ये सब क्वेश्चन रहेंगे। और अभी जो है हम लोग देखते हैं जो कि रेडिएशन से जुड़ा हुआ, जो अगले पिछले क्लास में हम लोग ले रहे थे, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग का जो चल रहा था, जिसमें कि हम लोग बता रहे थे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होगा। तो चलिए उसको देखते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं उस काम को। Explanation of hydrogen spectrum. Explanation of H spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बोर थ्योरी के आधार पर क्या है, तुमको इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बोर का कहना था when hydrogen atom gets energy, the electron of ground state, the electron present in first orbit gets the energy and excited to higher energy level मतलब हायर ऑर्बिट में चला जाता है। बट एनी मैटर try to be in lowest energy state, तो स्टेबल तुमको इसी में, एनी स्टेबल इन क्या कर सकते हैं, स्टेबल इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ऐसा कर सकते हैं। ट्राई टू बी के बदला स्टेबल इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट, स्टेबल इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो इसमें जब स्टेट रहता है सो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये रिटर्न बैक करेगा एनर्जी स्टेट। सो इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू फर्स्ट ऑर्बिट एंड emit radiations in this process which appears as bright lines in H स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये ब्राइट लाइन के रूप में दिखता है। तो जैसे कि क्या हुआ कि कोई भी मैटर है वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम में जो कि हमने इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी ऑर्बिट में रहते हैं, लोएस्ट एनर्जी स्टेट उसका कौन सा है, हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जाहिर है कि सबसे पहले कहाँ रहना चाहेंगे, फर्स्ट एनर्जी लेवल में यहाँ रहेंगे। लेकिन जब इसे कोई एक्साइट करके एनर्जी दे करके कोई क्या करता है, एनर्जी जब बाहर से सप्लाई होता है तो ये अनदर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं।
जो हायर एनर्जी लेवल में, और लेकिन ये n किसी भी हायर एनर्जी लेवल से nth ऑर्बिट से nth ऑर्बिट में कहीं भी पहुंच गया, ये फिर से कहां जाना चाहेगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहेगा। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे कि पांचवा में तो पांचवा से चौथा में आ सकता है, चौथा से तीसरा में, इस ढंग से डिफरेंट रेडिएशन ये इमिट करेंगे। और वो रेडिएशन कितना के बराबर होगा, वो जिस एनर्जी लेवल से स्टार्ट किया और जिस एनर्जी लेवल में वो जाएगा, तो डेल्टा ई बराबर, अगर वो मान लेते हैं कि एनर्जी फर्स्ट में आना अल्टीमेट टारगेट है, लेकिन इस बीच में वो क्या आते जाते हैं, वो तुमको mth में भी आ गया। फिर मतलब जैसे कि देखो, जैसे मैंने कहा कि पांचवा में है, तो पांचवा से क्या करेगा, ये तुमको क्या होगा, ये तुमको n से m में आने पर n ग्रेटर देन m होना चाहिए, n ग्रेटर देन m। तो डेल्टा ई क्या होगा तुम्हारा, डेल्टा ई क्या होगा तुम्हारा, एनर्जी ऑफ फोटोन। डेल्टा ई इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन इतना एनर्जी का निकलेगा, दैट्स इक्वल टू hc बाय लेमडा भी कर सकते, इतना फ्रीक्वेंसी, ये इतना वेवलेंथ का निकलेगा ये, और nh से mth आएगा। और जहां तक की बात है, तो कोई ये कह सकता है, नहीं आप यहां पर जैसे बोला जा रहा है, कोई ये कह सकता है कि आप कह रहे हैं कि हायर एनर्जी स्टेट में गया, ये बात तो सही है, लेकिन हाईएस्ट एनर्जी स्टेट से फिर वो कहां आएगा, वह फर्स्ट एनर्जी स्टेट में। लेकिन ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट में उसे फाइनली लौटना है, लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होगा, ये जरूरी नहीं, जैसे पांचवा से गया तो वो ये आवश्यक नहीं 5 से डायरेक्ट 1 में आएगा। इस प्रक्रिया में बहुत से रेडिएशन निकलेगा। अगर ये फिफ्थ ऑर्बिट में है सपोज दैट, तो ये कौन कौन रेडिएशन, जैसे देखो क्या कितने प्रकार के रेडिएशन इमिट कर सकते हैं, जैसे 5 से क्या हो सकता है, बहुत सी पॉसिबिलिटी है, 5 से 4, 5 से 3 में आ सकता है, ये रेडिएशन निकल सकता है, 5 से 2 में और 5 से 1 में, इस प्रकार, या 4 से फिर 3 में, 4 से 2 में, 4 से 1 में, 3 से 2 में, 3 से 1 में डायरेक्ट आ सकता है, 2 से 1 में, इतने प्रकार के रेडिएशन ये इमिट करेंगे। और टोटल इसका 10 रेडिएशन आएगा। टोटल कितना हुआ, 10 रेडिएशन। फिफ्थ 5 से में अगर चला जाता है, अगर फिफ्थ अगर इतना एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से किस में चला जाए, फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में, तो वो 10 प्रकार के रेडिएशन इमिट करेंगे। लेकिन यहां पर कोई ये फिर प्रश्न कर सकता है, अगर वो 5 से 1 में आ गया डायरेक्ट, अगर ऐसा रेडिएशन आपने कंसीडर किया है, तो फिर 4 से 1 में आने कहां पॉसिबिलिटी आती है। देखो इसका जवाब ये होगा, जैसे कि किसी ने कहा कि 5 से मान लेते आपने रेडिएशन ऐसा लिया कि 1 में आ गया, तो फिर 4 to 1 आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं बचेगी आपको। तो सब दोनों को क्यों एक साथ काउंट किया जा रहा है यहां। तो यहां इसका जवाब यह होता है कि जब आप हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो कोई एक एटम नहीं लेते हैं, बल्कि वहां पे बहुत से एटम होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। तो किसी में 5 से 1 मारा, किसी में 5 से 2 मारा, किसी में 4 से 1 मारा, इस ढंग से देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। तो ये जिससे 10 प्रकार के रेडिएशन की पॉसिबिलिटी होगी। और जैसे कि तुम अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर जानते होगे, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो n में से 2 चुनने का तरीका क्या होता है, NC2 होता है। नंबर ऑफ रेडिएशंस जो होंगे, नंबर ऑफ रेडिएशंस का जो फॉर्मूला हो सकता है, दैट्स इक्वल टू NC2। n में से 2 चुन लेते हैं। अगर ये अभी मैथमेटिक्स में नहीं जानते हो, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हो, नहीं तो ये फॉर्मूला याद कर लो, n इंटू n माइनस 1/2। जैसे 5 है तो 5 इंटू 4/2 10, 6 रहेगा 6 इंटू 5/2। तो 5 में से जैसे 2 को चुनना कहते हैं, सिलेक्शन। इसको NC2 मैथमेटिक्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो उसमें समझ सकते हो। किसी n ऑर्बिट में से 2 ऑर्बिट को सेलेक्ट कर लेना, दैट इज NC2 कहलाता है मैथमेटिक्स में कॉम्बिनेशन की। या नहीं तो n इंटू n माइनस 1/2, ये नंबर ऑफ रेडिएशन को याद कर सकते हो। या तो तुम काउंट करने के लिए यहां पे मैंने बताया किस ढंग से, देखिए 5 से जितने पॉसिबिलिटी है 4 पॉसिबिलिटी है, 4 से 3, 4 से 1 तक आने में 3 पॉसिबिलिटी है, 3 से आने में 2 पॉसिबिलिटी है, 2 से आने में 1 पॉसिबिलिटी है। इस तरह से सबको काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ रेडिएशन। अब है कि इन सबों को ये जो, तो ये बात समझ में आ गया कि क्या रेडिएशन निकलता है, कौन कौन निकलेंगे। जब क्या हुआ कि तुमको फिर से इसको रिमाइंड करें, जब हाइड्रोजन एटम को हमने एनर्जी दिया तो वह डिफरेंट रेडिएशन को इमिट करते हैं। तो वो डिफरेंट रेडिएशन जो उसका स्पेक्ट्रम में हमें दिखाई पड़ता है, वो क्यों दिखाई पड़ता है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो इसका कुछ जवाब कुछ इस ढंग से हुआ। फिर से मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन एटम को जब एनर्जी दी जाती है तो उसमें जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट 1 नंबर ऑर्बिट में जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन, वह उस एनर्जी को लेकर के किसी हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, से 4, 5, 6 सो ऑन। और लेकिन किसी भी कोई भी मैटर, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, एवर व्हाटएवर, वो एक नेचुरल
प्रोसेस है कि वो हमेशा लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहिए, ये सभी जगह लागू होता है। जैसे हम इस प्लेन को यहाँ छोड़ देंगे तो ये जमीन पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो ये लोअर एनर्जी स्टेट के नीचे आ जाएगा। तो कभी भी ये नेचुरल टेंडेंसी किसी भी प्रोसेस में तुमको ये देख सकते हो, तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी वो लोअर एनर्जी स्टेट में आना। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वह भी जब आपने एक में एनर्जी कम, सबसे कम होता है, 2 उससे ज्यादा, 3 उससे ज्यादा, 4 उससे ज्यादा, एटम से आगे होते हैं, लेकिन वो जब 5वां आपने पहुंचा दिया, 7वां पहुंचा दिया, तो वो वहां रहेगा नहीं स्टेबल, वह पुनः कहां आना चाहेगा, 1 में आना चाहेगा। और इस प्रक्रिया में वो क्या होता है, तुमको 7 से 6 में आ गया, 7 से 2 में आ गया, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन वो इमिट करते हैं। तो ये जो यही रेडिएशन हमको क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दिखते हैं। और इस स्पेक्ट्रम को, इस रेडिएशन को डिफरेंट लाइन्स में, डिफरेंट सीरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसको कि अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पर दिया है, तो उस सीरीज का नाम लेते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और इसके लिए एक फॉर्मूला था, तुमको n से m आने का तुमने फॉर्मूला देखा होगा, 1/λ इक्वल क्या था किसी सीरीज का, तुमको ये भी देख लेते हैं, उसके बाद इसको फिर 1/λ इक्वल टू तुम्हारा जो फॉर्मूला था RZ² इंटू 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये था। और 4H एटम Z बराबर 4H एटम हाइड्रोजन एटम Z इक्वल टू 1। इससे तुम किसी ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, उसकी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को याद रख के n से m में आएगा। तो इसको हम लोग डिफरेंट सीरीज में बांटा गया, इस स्पेक्ट्रम के डिफरेंट रेडिएशंस को, जिसको हम लोग लाइमन सीरीज इन सब के नाम से जानते हैं। इसको मिटा रहे हैं, तो इसको अब सीरीज के बारे में बताते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तुम लोग जो भी न्यूमेरिकल वगैरह बना लो, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, एग्जांपल में भी है क्वेश्चन, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए, उसको बना सकते हो। और राइस ट्यूटोरियल ऐप पर भी तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके। राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। और जिस स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत हो रही है वो कभी भी हमसे संपर्क कर सकता है, उसमें पर्सनल हमारे नंबर दिए गए, पर्सनल हेल्प भी लिया जा सकता है पढ़ाई में। जहाँ दिक्कत है, कोई भी पढ़ाने में दिक्कत हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हो तुम उसमें। जे मेंस एडवांस या उसके क्वेश्चंस हैं, या तुमको नीट के जो फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सब स्टूडेंट भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब है तुम्हें नाउ हम लोग पढ़ते हैं कि इसको जो लाइंस को, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, इसको डिफरेंट सीरीज में बांटा, डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है, जिसको मैं हम लोग पहला पढ़ेंगे लाइमन सीरीज। पहला सीरीज है लाइमन सीरीज। When electron returns from higher energy level to first energy level in H atom, it emits radiation of Lyman series. It falls in ultraviolet region. अल्ट्रावायलेट रीजन, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा। ये अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आते हैं, अगर n इज इक्वल टू हाइयर ऑर्बिट, n इक्वल्स टू हाइयर ऑर्बिट टू n इक्वल्स टू 1 में, ये लाइमन सीरीज के लिए है। लाइमन सीरीज का हो गया, और ये तुम्हारा होगा अल्ट्रावायलेट में आएगा। इसका जो वेवलेंथ है अल्ट्रावायलेट, VIOLET, वायलेट, अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगा। ये जो इनविजिबल होगा, मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन है तुम्हारा तो इनविजिबल ही होगा। तो इसका जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था तुम्हारा हाइड्रोजन एटम के लिए, 1/λ इक्वल्स टू R 1/1 स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1/n स्क्वायर, लाइमन सीरीज के लिए। तो लोएस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होना चाहिए, लोएस्ट वेवलेंथ होगा तो हाईएस्ट एनर्जी होगी।
तो हाईएस्ट एनर्जी इक्वल टू एस टी बाई लेमडा होता था। अगर लोएस्ट वेवलेंथ का तो हाईएस्ट एनर्जी करना होगा, या तुमको मैक्सिमम वेवलेंथ करना है तो लोएस्ट एनर्जी क्या कर सकते हैं आप, इसमें एन का वैल्यू 2 रख सकते हैं। लोएस्ट मतलब एनर्जी का डिफरेंस अगर 2 से 1 का डिफरेंस सबसे लोएस्ट होगा, और इन्फिनिटी से 1 आएंगे तो हाईएस्ट डिफरेंस होगा एनर्जी का, तो लोएस्ट क्या होगा, वेवलेंथ होगा जस्ट। तो फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ of Lyman series, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n क्या ले लें हम लोग, मैक्सिमम अगर वेवलेंथ लेते हैं तो लोएस्ट एनर्जी तो 2 लीजिए, तो 1 बाय लेमडा मैक्स इसको कह सकते हो, दैट्स इक्वल टू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10 पावर, इसको और भी कह सकते हैं 1.097 इंटू 10 पावर 7 पर मीटर, इंटू क्या होगा 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाय 4, तो लेमडा मैक्स जो तुम्हारा आ जाएगा इज इक्वल टू 4 बाय 3 इंटू 1.097 इंटू 10 पावर 7 मीटर, दैट्स इक्वल टू आ जाएगा तुम्हें 121 नैनोमीटर आता है लेमडा मैक्सिमम लाइमन सीरीज का। फॉर लेमडा मिनिमम n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो 1 बाय लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 पावर 7 पर मीटर, 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, तो लेमडा मिनिमम बराबर क्या होगा 91 नैनोमीटर, तो ये 91 नैनोमीटर हो गया लेमडा मिनिमम लाइमन सीरीज का। तो ये जो लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ होता है 91 से 121 नैनोमीटर, दैट इज अल्ट्रावायलेट रीजन का है ये वेवलेंथ, और इस जो विजिबल लाइट होगा इसके जस्ट ऊपर होता है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना होता है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर दैट इज वायलेट, और उससे कम है दैट इज अल्ट्रावायलेट, ये याद रखोगे, उससे कम है तो ये अल्ट्रावायलेट हो गया, इससे कम होता है एक्सरे का, उससे कम होता है गामा रे का। तो हाइड्रोजन एटम में इससे कम लाइमन सीरीज से ज्यादा एनर्जी के कोई रेडिएशन नहीं मिलते हैं, मतलब कभी भी हाइड्रोजन एटम में एक्सरे या गामा रे नहीं इमिट होते हैं, दूसरे हैवियर एटम में होते हैं। वो हैवियर एटम में तुमको एक्सरे वगैरह निकलेगा, पैलेडियम प्लेटिनम इन सबों पर अगर अट्रैक्ट कराते हैं आप, उसमें देते हैं तो वो इन सबों में मिलता है एक्सरे, तो ये सब एटम में क्या नहीं निकलेंगे, गामा रे नहीं निकलता कभी भी, अल्ट्रावायलेट हो गया तुम्हें। इसी प्रकार से अब देखते हैं दूसरा सीरीज है जिसको हम लोग बार्मर सीरीज कहते हैं, इसको नोट काउंट कर सकते हो, इसको मिटा ही देते हैं उसके बाद लिखते हैं, तो अब ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, अब तो तुम समझ गए होगे। अब जैसे इसमें क्या करेंगे, दूसरा जो सीरीज आएगा बार्मर सीरीज जिसको कहते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होगा कि ये जैसे इसमें था हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा था लाइमन में, तो उसमें सेकेंड में तुम्हारा जो सीरीज होगा जिसमें हायर से क्या आएगा 2 में आएगा, तो सारी बातें वही सिमिलर होगी, लेकिन जो टाइप ऑफ रेडिएशन है वो बदल जाएगा आपका। दूसरा तुम्हारा क्या हो गया बाल्मर सीरीज, इसमें क्या होगा हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, सेकेंड ऑर्बिट, और 1 बाय लेमडा क्या हो जाएगा इसमें हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, ये तुमको विजिबल लाइट होता है, ये टाइप क्या होगा विजिबल लाइट, रेडिएशन निकाल के देख भी सकते हो इसको, मैं ये फार्मूला है तुम्हारा आराम से निकाला जा सकता है, 1.097 इंटू 10 पावर 7 पर मीटर इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, तो जाहिर है कि अगर मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो 3 रख दीजिए, n इज इक्वल टू 3 फॉर लेमडा मैक्स, जस्ट क्या होगा n इज इक्वल टू 3, फॉर लेमडा मिनिमम के लिए तो लेमडा मिनिमम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखिए, तो ये तुम्हारा देख सकते हो 3 रखोगे तो कितना आता है तुमको, जैसे कि यहाँ पर 3 रख देंगे तो 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, 1 बाय 4 माइनस 9 36 बाय 5 इंटू 1 36 बाय 5.5, तो दैट इज इक्वल टू करीब करीब 600 समथिंग, तो 600 नैनोमीटर से कुछ ज़्यादा आ रहा है, दैट इज तुम्हारा हो गया ये अबाउट तुम्हारा हो जाएगा येलो ग्रीन ये सब कलर का होगा तुम्हारा रेडिएशन, विजिबल लाइट निकलेगा ये। तो इस तरह से क्या कर सकते हो तुम इसका निकाल सकते हो वेवलेंथ कभी भी। तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा बाल्मर सीरीज। तीसरा जो सीरीज है तुम्हारा जिसका नाम है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में क्या हो जाएगा तुम्हारा हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट टू थर्ड
थर्ड ऑर्बिट में आएगा। तो इसका जो सीरीज होता है तुमको, ये जो इंफ्रारेड होता है तुमको, ये क्या होगा, इंफ्रारेड में जाएगा, ये इंफ्रारेड। तो जाहिर समझ में आ गया होगा, ये हायर टू एन बराबर हायर ऑर्बिट टू एम इक्वल्स टू थर्ड ऑर्बिट। तो जाहिर का फार्मूला इसी में बैठा सकते हो। तो ये तुम्हारा इंफ्रारेड चला जाएगा, मतलब कि तुमको 750 नैनोमीटर 800 नैनोमीटर से एबव चला जाएगा। तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आ जाएगा। ये तुम्हारा फिर है चौथा जो तुम्हारा ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज ये हो गया हायर टू, हायर मतलब पांचवा से शुरू करेगा, हायर टू एम इक्वल टू 4, फोर्थ में आएगा। और ये भी नेचर इसका इंफ्रारेड ही रहता है, क्योंकि अब एनर्जी का डिफरेंस जो है ना कम होने लगता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाता है। मतलब चौथा और पांचवा, चौथा से ज्यादा पांचवा का जरूर होगा, बट दोनों का जैसे 2 और 1 का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, 3 2 का उससे कम हो जाएगा, 4 3 का उससे कम, 5 4 का ज्यादा और उससे कम। तो जब डिफरेंस कम होता जाता है इसमें एनर्जी में डिफरेंस जो वेवलेंथ वगैरह भी घटता जाता है। तो ये सभी तुमको इंफ्रारेड में ही रहता है। हायर टू क्या था, n इक्वल टू 4, और ये भी इंफ्रारेड ही रहता है। ये सब नेचर सब अब सबका नेचर इंफ्रारेड ही होगा, इनविजिबल ही है लेकिन इंफ्रारेड में रहेगा। तो अब तुम्हारा पांचवा है फंड सीरीज है, फंड सीरीज। तो जाहिर समझ भी गया होगा, हायर ऑर्बिट टू n इक्वल टू 5, ये भी इंफ्रारेड में ही आएगा, इंफ्रारेड रीजन में ही जाएगा। और एक छठा में भी हम्फ्रे सीरीज भी कहता है, हम्फ्रे सीरीज भी कह देता है इसको, तो तुम्हारी किताब में शायद नहीं दिया हुआ है। हायर टू n इक्वल टू 6, तो ये तुम्हारा हो गया। ये सब तुम्हारा सीरीज में का नाम याद करो। लाइमन सीरीज में क्या हो गया, n इक्वल टू 1 में एक ही विजिबल इसमें है। बाल्मर सीरीज है तो तुम्हारा विजिबल रीजन में होता है। अल्ट्रावायलेट में तुम्हारा चला गया कौन वाला, लाइमन सीरीज। बाकी सारे जो है इंफ्रारेड में आते हैं, वो सब इनविजिबल ही होते हैं। सिर्फ एक विजिबल में कौन है, विजिबल रेडिएशन जो दिखने वाला है वो बाल्मर सीरीज के रेडिएशन जो आपको आंख से दिखेंगे। बाकी आप किसी इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जैसे मैंने कहा था कि अगर हम यहाँ हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दिए, हाइड्रोजन एटम को प्रिज्म से गुजारते हैं, तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बनेगा तो इसमें विजिबल लाइट के आएंगे, बाल्मर सीरीज के रेडिएशन आएगा जो कि सेकंड ऑर्बिट में आने पर होता है। बाकी सारे रेडिएशन इनविजिबल ही होते हैं, जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड का हाइड्रोजन एटम में यही 3 तरह के रेडिएशन मिलते हैं। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि तुमको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। और इस तरह के किसी भी और दूसरा में रहेगा, हाइड्रोजन एटम के लिए तुम्हारा लागू होता है ये। और जाएगा जेड स्क्वायर का वैल्यू अगर जैसे He+ है, He+ के लिए जेड बराबर 2 रख दोगे, Li++, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है बोर्स मॉडल। तो ये जो बोर्स मॉडल का क्या होगा, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन हो गया। बोर्स मॉडल की कुछ कमियां रही जो इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस वगैरह तुम अपना आई होप कि बन जाएगा, तुम्हारा थ्योरी क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चंस वगैरह का डिस्कशन तुमको जो है चैप्टर के लास्ट में करेंगे। जो भी जिसको दिक्कत हो कि कभी पूछ सकता है उसको बता दिया जाएगा क्वेश्चन को। और चैप्टर के लास्ट में भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चन भी तुम बना सकते हो। एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पर, और भी किसी बुक में बना सकते हो। और एग्जाम्पलर की भी बुक आती है जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो भी अच्छी बुक है जिसमें कि क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं। और तुम राष्ट्रपति ऐप पर भी आकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें भी क्वेश्चन बना सकते हो। और उसमें हमसे पर्सनली जहाँ भी दिक्कत है उसमें मदद भी ले सकते हो उनसे पढ़ने में। अब है कि बोर्ड थ्योरी तो हमने पढ़ा, इसके ड्रॉबैक्स क्या रहे, इसमें क्या हमने लिमिटेशंस रहे। Limitation of Bohr's model. Limitation of Bohr model. तो एक तो लिमिटेशन है, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, वन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। तो ये भी बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन था कि तुमने किसी दूसरे के लिए ये लागू ही नहीं था। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में ये लागू ही नहीं होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि सिर्फ एक ही थ्योरी, एक एटम या हाइड्रोजन एटम या He+ एक इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में ही लागू होते हैं। ये एक लिमिटेशन है इसका। दूसरा, व्हेन radiation, when line spectrum passes through electric and magnetic field,
magnetic field, it splits into lines, it splits into different lines, कोई 3 लाइन में 5 लाइन में different lines. It can't be explained, which is called Stark and Zeeman's effect, which is called इसका नाम भी लिखते हैं Stark and Zeeman effect, which is called Stark and Zeeman effect कहलाता है. It cannot be explained on the basis, it cannot be explained, it can't be explained on the basis of Bohr theory, on the basis of Bohr theory. इसके आधार पर इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका. तो ये तुम्हारा हो गया रेस्ट्रिक्शन हो गया कि ये एक लाइन जो कि हम लोग हाइड्रोजन एटम में जो कि लाते थे वो भी लाइंस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब पास कराते हैं तो वो डिफरेंट लाइंस में टूट जाते हैं. इसको भी बोर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका. तीसरा है तुम्हें कि ये जो तुम्हारा है हाइड्रोजन के अलावा किसी एटम में तो ये लागू ही नहीं हुआ, ये तो खैर रेस्ट्रिक्शन रहा ही रहा. इसके अलावा ये है तुमको कि ये तुमको जो आगे आने वाले जो कुछ थ्योरीज थे जो साइंस में जो डेवलप हुए जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर, इन सबों को ये वो वे नहीं करता. ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है हाइजेनबर्ग का जो कि आगे आने वाला थ्योरी था उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोबेबिलिटी की बात करता है. कहीं भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा, उसकी वेलोसिटी को आप डिफरेंट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. तो इन सबों के अकॉर्डिंगली ये ओबे नहीं कर पा रहा था. तो ये तुमको क्या था, it cannot accommodate wave nature of electron and uncertainty principle by हाइजेनबर्ग. इस साइंटिस्ट का नाम है हाइजेनबर्ग. इस दौर के द्वारा दिया गया था. इसका कहना था कि किसी भी चीज को आप हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी पढ़ाएंगे तो इसके आधार पर यह कहा गया कि किसी भी चीज को आप सर्टेनली डिफाइन नहीं कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन वगैरह के पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, इन सबको जो कि इसमें फार्मूला दिया हुआ था कि आप सर्टेनली डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ऐसा डिटर्मिनेशन करना संभव नहीं है. तो इन सब के आधार पर बोर थ्योरी को क्या किया गया, तो पहले अभी जो इसके बाद जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इसमें कौन कौन सा थ्योरी नया आया और उसमें क्या हो पाया ये एक्सप्लेन उसको नहीं कर सका. जिसमें कि था तुमको ये जो कि इसका जो कि जो डिस्क्रिप्शंस जो इसके थे, जिसके जो कि जो साइंस में जो नई सोच आने लगी थी 1910 वगैरह में, जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही स्टार्ट हो गया, जिसको आइंस्टीन ने जो एक्सप्लेन किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर, तो उसने लाइट को एक अलग वे में कहा जिसने कि लाइट के वेव नेचर के अलावा उसके पार्टिकल नेचर को भी एस्टेब्लिश किया, जिसको हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन कहते हैं. और रेडिएशन के ड्यूअल नेचर जिसमें पार्टिकल और वेव दोनों की तरह व्यवहार करता है लाइट, इसको आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ. डी ब्रॉगली थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने कहा कि सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि हर मैटर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, लाइकवाइज बिगर पार्टिकल, सभी पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर को भी शो करते, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर, ड्यूअल बिहेवियर. इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया. और इसके अलावा एक जो कि और भी थ्योरीज थे जो कि हाइजेनबर्ग ने अपने एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड किया 1928 के आसपास, 26 के आसपास. तो उसने कहा था कि लाइट जो है, लाइट मतलब कोई भी पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम, इन सबों को आप एग्जैक्टली कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जिसको उन्होंने मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखाया था. इन सब को पढ़ने के इन सब लॉज को पढ़ेंगे और इन सब रूल्स को, वेव नेचर एज वेल एज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन सबों को डिस्क्राइब करते हुए एक नए मॉडल की हम लोग तलाश करेंगे जिसका नाम है, जो कि और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में भी काम करे, वन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में भी काम करे. इस तरह का एक मॉडल का नाम है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. तो हम लोग उसकी पढ़ाई करने की ओर अग्रसर होंगे, जो उसमें कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पहले डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि थॉमसन ने क्या कहा था, उसमें जो कमियां रही उसको दूर करेंगे, किसका थ्योरी आया. थॉमसन की भी रही कि एक कि एटम का साइज,
इन सबों के बारे में उनका मॉडल सही था कि किस साइज का एटम होता है, उसका मास वगैरह के बारे में उन्होंने सही कहा था। मास में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कहना उनका गलत था, और उसको मास का डिस्ट्रीब्यूशन में जो है रदरफोर्ड ने उसने कहा कि न्यूक्लियस होता है। इस तरह से अलग मॉडल दिया। बोर्स ने उसमें कुछ हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को डील किया। अब बाकी जो कि इसमें जो दिक्कत बच गई उसके लिए हम लोग एक नए मॉडल की खोज करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें कि हमने कहा ड्वेल नेचर का पालन होगा। ड्वेल नेचर के आधार पर जो हाइजेनबर्ग ड्वेल नेचर जो डी ब्रॉगली के द्वारा दिया गया, और जिसकी प्रारंभ मैंने कहा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या हुआ, आइंस्टीन के द्वारा किया गया। तो ड्वेल वेव पार्टिकल नेचर और वेव नेचर इन सबों की चर्चा करेंगे। फिर वेव मैकेनिकल मॉडल की ओर जाएंगे और उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कैसे उसको मतलब कि जिसको स्क्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने इस वेव मैकेनिकल मॉडल में काम किया है, और उसमें वेव फंक्शन क्या होते हैं, इन सबों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जहां तक होगा। तो पहले तो टुवार्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करेंगे, और उम्मीद है कि हाइड्रोजन एटम का इन सबों का स्पेक्ट्रम, इन सबों के जितने क्वेश्चंस हैं, आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गए या तो उनको प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इन सबों क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उन सबों को तुम बना सकते हो, बोर्ड थ्योरी को भी। और इसी के साथ तुमको इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे।